एक कोशिश होती है कि हम ऐसे शख्स से मिलाएं, ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाएं जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया है बल्कि अपने खानदान का, अपनी कौम का नाम रोशन किया है। तो आज फैसलाबाद में हम आए हुए थे और हमें पता लगा कि फैसलाबाद में एक ऐसी छुपी पर्सनैलिटी है जिसके बहुत सारे लाइफ में कारनामे हैं। क्यों ना हम आज उनसे मुलाकात करें। जी मेरे साथ हैं अली जामिद साहब। आप एडवोकेट हैं और आपका ताल्लुक सहाफत से भी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे अली भाई, सहाफत आप माशाल्लाह कर रहे हैं पिछले 20 साल से और आप वकील भी हैं, तो वकालत और सहाफत ही कैसे? जो सहाफत है उसका काम है कि लोगों के जो मसाइल है उसको उजागर करना और अपनी खबरों के जरिए लोगों को रिलीफ फराहम करना। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैटर आया करते थे कि जिसमें ना सिर्फ उन्हें सहाफत की जरूरत होती थी, इसके साथ साथ वकालत की भी जरूरत होती थी। तो मैं मुख्तलिफ जो वकला थे उनको रेफर करता था कि आप उनके पास जाएं, वो आपकी कानूनी इमदाद करेंगे। लेकिन कानूनी इमदाद के हवाले से भी उन्हें बेपनाह माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जो भी उनके काउंसिल होंगे वो उनसे वकालत की फीस डिमांड करेंगे। तो लोगों के लिए भी बड़े मसाइल होते थे, वकील नहीं कर सकते। हमारे पास जो वकील हैं उनको पैसे नहीं देने के लिए। तो मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि जैसे मैं एक मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, लोगों के जो इलाकाई मसाइल उनको उजागर कर रहा हूँ, तो अगर मैं थोड़ी सी एफर्ट करूँ, थोड़ी सी मेहनत करूँ, अपने आराम की और नींद की परवाह किए बगैर, तो कुछ टाइम मैं लॉ की तालीम को दूँ तो मैं लॉ कर सकता हूँ। तो मैंने इसी जज्बे के साथ जो है फिर LLB करना शुरू किया और उसमें मेरे पेरेंट्स की, मेरे दोस्त बाप की बड़ी हौसला अफजाई शामिल थी। तो LLB मुकम्मल होने के बाद फिर ये है कि जिन लोगों को मैं मसाइल के हल के लिए कचहरी रेफर किया करता था, अब उनको कहता हूँ कि मेरी मोहर भी आपकी मोहर है। तो ना सिर्फ आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं अखबारात में उजागर करूंगा, इसके साथ साथ अगर आपको कोर्ट में भी मेरी कोई कानूनी हेल्प की जरूरत है तो इंशाल्लाह वहां भी आपको से खड़ा हूँ। माशाल्लाह, यानी आपने एक नोबल कॉज को समझा और ना सिर्फ सहाफती बिरादरी को सपोर्ट किया बल्कि आपने उनको इस हवाले से भी सपोर्ट किया कि अगर कोई इशू आता है कानून के हवाले से, कोई इशू आता है अदलिया का, उसमें भी मुआवनत मिले। ये बहुत मुझे खुशी हुई है सुन के कि अली जामिद भाई आप माशाल्लाह दोनों फील्ड से वाबस्ता हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है आपकी? आप माशाल्लाह वकील भी बने, सहाफी भी बने। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी कौन कौन से सीक्रेट्स हैं, जरा हमें बताइएगा। मैं सबसे पहले तो अपनी कामयाबी में अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाता हूँ माशाल्लाह। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जिस बच्चे के पास उसके माँ बाप हैं और अगर उनकी खिदमत करके दुआएं नहीं लेता तो वो दुनिया का बदबख्त इंसान है। और इसके साथ साथ मुझे मैं रऊफ साहब की शक्ल में, मलिक तारिक साहब की शक्ल में मुझे अल्लाह ने मौसम दिए जो हर जिंदगी हर मोड़ पे मेरी रहनुमाई करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी तो इंसान आखिरी सांसों तक हासिल नहीं कर सकता, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होती है कि वो मैं इस हद तक काफी मुतमिन हूँ कि मैं वकालत में और सहाफत में जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं इस अंदाज से निभा रहा हूँ माशाल्लाह। अच्छा अली भाई, टॉपिक्स तो बहुत सारे हमारे पास हैं और दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं आपसे एक टॉपिक स्टार्ट करूं और फिर करता जाऊं, लेकिन टाइम भी कम है हमारे पास। तो ये बताएं कि फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है और अगर हम बात करें 2 साल कबल या 5 साल कबल, फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच नहीं बन रहा। फैसलाबाद के लोग लाहौर जाते हैं। तो ये इशू है क्या और क्या वाकई हमें जरूरत है फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच की? सर ये तो हमारे कुरान पाक में भी है, अल्लाह पाक का हुक्म भी है कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। ये हमारे अल्लाह का हुक्म है, ये कुरान पाक में बाकायदा बयान किया कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करने वाले बनो। तो हाई कोर्ट बेंच जो है वो भी एक लोगों के लिए आसानियां पैदा करने का सबब बनेगा। आप देखें कि अगर जंग से कोई साइल हाई कोर्ट पेश होना चाहता है तो वो उसी रोज लाहौर रवाना नहीं हो सकता। उसे जंग से लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने के लिए 1 दिन पहले वहां पहुंचना पड़ेगा। यानी ट्रैवलिंग कॉस्ट, टाइम की कॉस्ट, उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, फिर उसको वहां पे स्टे करना पड़ेगा, फिर जो लाहौर के वकला उनकी मुंह मांगी फीसें अदा करना पड़ेगी, उसके साथ साथ वक्त का जिया है। और जिस दिन उसका लाहौर हाई कोर्ट में केस होता है उसका सारा दिन वहां लाहौर में गुजरता है। इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है जिसको मैनचेस्टर भी कहते हैं और फैसलाबाद के बाद मुल्तान का नाम आता है।
तो अगर मुल्तान में हाईकोर्ट बेंच है तो फैसलाबाद को हाईकोर्ट बेंच ना देना, मैं ये समझता हूँ ये जुल्म ज्यादती है। और 2016 में इमरान खान साहब ने वादा किया था कि अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी तो मैं फैसलाबाद में हाईकोर्ट बेंच बनाऊंगा, और 2018 में अल्लाह पाक ने इमरान खान साहब को इज्जत दी, लेकिन वो अपना वादा वफा ना कर सके। इससे पहले भी जितनी भी कबल हुकूमतें थी उन्होंने भी वादे किए वकला बरादरी से, सिविल सोसाइटी से, लेकिन वो भी वादे वफा ना हो सके। तो मैं ये समझता हूँ कि हाईकोर्ट बेंच जो है इसके क्याम के लिए तमाम सियासी जमातें जो हैं, तमाम मजहबी जमातें हैं, तमाम जो ताजर तंजीमें हैं, इनको आगे आना चाहिए। इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो आवाम को होगा। लोगों के कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके चैनल्स के जरिए कि हाईकोर्ट बेंच बनने का वकला को हरगिज फायदा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एटमोसफियर पैदा हो जाएगा। अब तो यहाँ से अगर फैसलाबाद से किसी मोअज़्ज़ज़ वकील ने लाहौर जाना है तो वो भी मुनासिब फीस लेते हैं, तो लाहौर जाने के अखराजात जो हैं वो असाइल को ही बर्दाश्त करना पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ हाईकोर्ट बेंच का जो क्याम है उसका सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी वो आवाम है। आवाम के हवाले से अपनी हर यूनियन काउंसिल में, हर गली में, हर बाजार में, हर कूचे में आवाज उठानी, और जो उनके अरकान असम्बली है उनको इस बात पर जोर देना चाहिए कि हमने आपको वोट देकर मुंतखब किया है, हमारा ये जायज मसला, हमारा ये दरीना मसला है, इसके लिए आप असम्बली में आवाज उठाएं और इसके क्याम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा कि क्या आप लोगों ने कोई एफर्ट्स की हैं, कोई ऐसा चैनल आप लोगों ने अप्रोच किया है? आप हमें शेयर करें हमारे साथ, काविशें क्या रही हैं आपकी इस हवाले से? सर वकला ने हर दौर में कोशिश की है, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि खुसूसन पाकिस्तान में कि जो अवाम की बुनियादी जरूरतें हैं, जो अवाम के बेसिक इशू हैं, वो हमारे जो भी हुक्मरान उन्होंने उसको एड्रेस नहीं किया। हमारे यहाँ पे ये अदारों में सिर्फ सुर्खी पाउडर लगा के उसको बनाया जाता है, ये एक मॉडल डिपार्टमेंट बन गया। लेकिन जो हमारी कॉस्मेटिक्स बिहेवियर आप देखेंगे, उसकी मिसाल आप अदारे लगा लें कि वहां पे अगर आप उनके सर्विसेज देखें तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी कि वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनकी डिलीवरी देखेंगे तो आप हर अदारे के बाहर, में किसी मखसूस अदारे को हाईलाइट नहीं कर रहा, आप किसी भी अदारे के बाहर जाके शो करें और वहां से बाहर निकले साइलेंस से पूछें, तो मेरा ख्याल अगर 100 के लोग करीब लोग होंगे तो 90 आपको जरूर बताएंगे कि अदारों में अवाम को हरगिज रिलीफ नहीं है। वहां पे जो अवाम की जो मामला है वो सही तरीके से सॉर्ट आउट नहीं किए जा रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी हुकूमत हो, मतलब मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मेरी पार्टी मेरा पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा वो मेरे लिए अच्छा। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो अवाम है, स्पेशली जब किसी वकील से मिलने जाती है तो अक्सर हम ये सुनते हैं कि वकला को लोग अच्छा नहीं समझते, इसकी क्या वजह है? सर पहली तो बात यह है कि जो वकालत एक रॉयल प्रोफेशन है, और लेकिन आप ये भी बात ज़हन में रखें कि हर डिपार्टमेंट में अच्छी एग्जांपल्स भी हैं, बुरी एग्जांपल्स भी हैं, और कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट नहीं होता कि ये जो डिपार्टमेंट है इसके लोग दूध के धुले हुए हैं, इस डिपार्टमेंट के लोग फरिश्ते हैं। आप वापडा उठा लें तो वहां पे भी आपको अच्छी मिसालें बुरी हैं, सुई गैस है, वासा है, कस्टम है, और बहुत सारे दायरे पुलिस। तो अक्सर हम ये सुनते हैं कि वकला को लोग अच्छा नहीं समझते, इसकी क्या वजह है? सर पहली तो बात यह है कि जो वकालत एक रॉयल प्रोफेशन है, और लेकिन आप ये भी बात ज़हन में रखें कि हर डिपार्टमेंट में अच्छी एग्जांपल्स भी हैं, बुरी एग्जांपल्स भी हैं, और कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट नहीं होता कि ये जो डिपार्टमेंट है इसके लोग दूध के धुले हुए हैं, इस डिपार्टमेंट के लोग फरिश्ते हैं। आप वापडा उठा लें तो वहां पे भी आपको अच्छी मिसालें बुरी हैं, सुई गैस है, वासा है, कस्टम है, और बहुत सारे दायरे पुलिस डिपार्टमेंट है। तो हर अदारे में अच्छी एग्जांपल्स भी, बुरी एग्जांपल्स भी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हर अदारे का जो मेंबर है, जो जिस भी अदारे से ताल्लुक रखता है, उसको चाहिए कि वो अपने फेल से अपने दायरे की नेक नामी का बायस बने। तो जो वकला बरादरी है उसमें भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, मोहब्बत करने वाले भी हैं, साफ बांटने वाले भी हैं। तो जो अच्छा डिलीवर करेगा वो अच्छा कंसिडर किया जाएगा, और जो बुरा करेगा तो मैं समझता हूँ बुरा कंसिडर किया जाएगा। अली ज़ामिन साहब, टाइम शॉर्ट है हमारे पास, दिल हमारा बहुत चाह रहा है कि हम आपसे और भी बात करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम दोबारा फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान थे अली ज़ामिन साहब। आप एडवोकेट हैं, आपका ताल्लुक सहाफ़त से है। इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में जो इशू है हाई कोर्ट बेंच का वो हाईलाइट किया है। यकीनन पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद है, और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स की तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर की, वो फैसलाबाद से ही होती हैं।
यानी मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट फैसलाबाद से होती है। जब पाकिस्तान का रेवेन्यू फैसलाबाद से जनरेट हो रहा है, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी को फैसलाबाद अच्छे अंदाज में शो कर रहा है, तो क्यों ऐसा है कि फैसलाबाद के साथ बल्कि फैसलाबाद के जो इजला हैं, फैसलाबाद के जो लोग हैं, जो अलाइड एरियाज हैं, उनके साथ आखिर ज्यादती क्यों हो रही है? क्यों नहीं हाई कोर्ट बेंच फैसलाबाद में बन रहा है? तो जिस तरह अली जामिन साहब ने आपकी सजेशंस दी हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं हुकूमत वक्त से कि इस इशू को फौरन एड्रेस करें, ताकि ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि वो तमाम लोग जो अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें लाहौर जाके स्टे करना पड़ता है, उनके खर्चे होते हैं ट्रैवलिंग के, खाने के। इसके अलावा जो मजे की बात यह है नाजरीन कि जब आप लाहौर जाते हैं तो वहां फीस महंगी होती है वकील की, और फैसलाबाद में शायद हो सकता है एक ऐसे आदमी को, एक ऐसे बुजुर्ग को जो गरीब है, उसको सस्ता वकील मिल जाए। मुझे इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।